कंसिडरिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपनी ये प्लान करना चाह रही होती है कि हम एसेट को अगर रिप्लेस करें तो कितने कितने अरसे के बाद, कितने कितने साल के बाद पुराना एसेट बेच के नया बाय कर लेना चाहिए। नंबर 1, जब एसेट पुराना होता जाएगा तो उसकी रनिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जाएगी। लाइक व्हेन द एसेट इज न्यू, पहले साल में उसकी जो रनिंग कॉस्ट होगी वो फ्यूल भी कम पिएगा और मेंटेनेंस भी इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। दूसरे साल में भी ऑयल चेंज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, फिल्टर चेंज करने पड़ जाए और फ्यूल भी थोड़ा ज्यादा पीने लग जाए। यूं रिप्लेसमेंट के लिए हम कंसिडर करते हैं, पहला मेंटेनेंस कॉस्ट, दूसरा वी कैन कंसिडर रनिंग कॉस्ट, तीसरा एसेट जितना पुराना हो जाएगा उसकी स्क्रैप वैल्यू या उसकी रीसेल वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो डिसाइड हमने ये करना है कि क्या एसेट को हर 3-3 साल चला के बेच देना चाहिए या 4-4 साल चला के बेच देना चाहिए या 5-5 साल चला के बेच देना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर हम 3 साल एसेट को चला के बेचते हैं तो हम इंकर करेंगे पहले साल की मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट, दूसरे साल की मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट, तीसरे साल की मेंटेनेंस एंड रनिंग और तीसरे साल में स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। अगर हम 4 साल की रिप्लेसमेंट कंसिडर करते हैं तो जो चौथे साल की रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो पिछले सालों से ज्यादा होगी और जो स्क्रैप वैल्यू मिलेगी चौथे साल के आखिर में वो भी पिछले सालों के मुकाबले में कम होगी। खसारा ही खसारा। और अगर हम 5वां साल चलते हैं तो रनिंग और मेंटेनेंस और भी ज्यादा, स्क्रैप वैल्यू और भी कम। अच्छा, अब इसमें एक अजम्पशन हम यूज कर रहे हैं कि चौथे साल में अगर यही एसेट चला या ये बेच के हमने नया ले लिया, बेनिफिट दोनों बराबर देंगे, बेनिफिट दोनों बराबर देंगे। ये पहली अजम्पशन यूज कर रहे हैं। मिसाल, अगर एक एसेट की कैपेसिटी एक साल में 30,000 यूनिट्स बनाने की है तो पहले साल भी 30, दूसरे भी 30, तीसरे साल भी 30,000 बनाएगा। वो चौथे साल भी 30,000 यूनिट्स बनाने की ताकत रखेगा क्योंकि आप उसकी कैपेसिटी को मेंटेन कर रहे हो। खर्चा ज्यादा इंकर करेगा लेकिन बेनिफिट वही आएगा। अगर आप ये कहते हैं यार 3 साल के बाद बेच के नया ले लेंगे एसेट, तो जो नया एसेट आएगा बनाएगा वो भी सेम 30,000 यूनिट्स, लेकिन उसकी रनिंग कॉस्ट कम होगी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी। लिहाजा अगर हमने ये अजम्पशन यूज कर ली दैट बेनिफिट्स generated other than resale value will be same regardless of age of asset। लिहाजा बेनिफिट को तो आप छोड़ दें। रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स के तहत आप देखें कि आप डिसाइड क्या करना चाहते हैं। हमने कहा हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि एसेट को कब कब रिप्लेस किया जाए। क्या आप ये तो नहीं डिसाइड करना चाह रहे हैं ना कि एसेट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। लिहाजा यूनिट्स
को बेच के जो रेवेन्यू आएगा वो इररिलेवेंट। सही, क्योंकि आप कंसिडर ये नहीं करोगे एसेट खरीदूं या नहीं खरीदूं, आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि चौथा साल यही चलाऊं कि नया ले आऊं, पांचवां साल यही चलाऊं कि नया ले आऊं। अब नया हो या पुराना हो, यूनिट्स तो वही बनाएगा, रेवेन्यू तो वही आएगा। तो जो कैश फ्लो रिगार्डलेस ऑफ योर डिसीजन सेम है, उसको बोलो जानी तुम साइड हो जाओ। वेरिएबल कॉस्ट, उस पे जो मटेरियल लगेगा, उस पे जो कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी एक यूनिट बनाने पे, वो तो सेम है, लिहाजा उसको भी बोलेंगे यार तुम साइड हो जाओ। अगर कंसर्न ये होता था कि एसेट खरीदें या ना खरीदें, तो उस एसेट की वजह से आने वाला रेवेन्यू भी रेलेवेंट और वेरिएबल कॉस्ट भी रेलेवेंट और फिक्स कॉस्ट भी रेलेवेंट। हम यहां पे सिर्फ उन कैश फ्लोज को मद्देनजर रखेंगे जो डिसीजन की वजह से आ रहे हैं। तो अगर एसेट 3 साल में बेच दिया, अगर एसेट 4 साल के बाद बेचा, अगर एसेट 5 साल के बाद रिप्लेस किया, रेवेन्यू अनअफेक्टेड, मटेरियल कॉस्ट अनअफेक्टेड, कन्वर्जन कॉस्ट अनअफेक्टेड, अगर फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट है वो भी अनअफेक्टेड है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट वुड चेंज। वो अगर चौथा साल इसी एसेट ने किया तो बढ़ी हुई मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, और नए एसेट ने किया तो रिड्यूस्ड मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। दूसरा, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जब मैं चौथे साल के बाद एसेट खरीदूंगा तो जितने का मिलेगा, अगर मैं 5वें साल के बाद भी खरीदूंगा तो एसेट उतने का ही मिलेगा। सो द कंपनी विल नॉट बी बेयरिंग एन एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर डिलेइंग द परचेज। नहीं तो मुझे यह भी कंसिडर करना चाहिए ना कि अगर तीसरे साल के आखिर में खरीदोगे तो एसेट इतने का मिलेगा, चौथे साल के आखिर में खरीदोगे तो एसेट जो नया लोगे वो और महंगा हो जाएगा, 5वें साल के आखिर में खरीदोगे तो एसेट और महंगा होता जाएगा। लेकिन हम उसको भी अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। सो द परचेज कॉस्ट ऑफ एसेट will be same. Regardless of year of purchase. और क्या रेलेवेंट हो सकता है? Only considering when to replace, only considering when to replace. What else can be relevant? Resale value or लेकिन डेप्रिसिएशन वो तो वैसे ही इररिलेवेंट है। अगर सेम ना भी होती, हम आरबीएम पे डेप्रिशिएट करते एसेट को, लेकिन उसकी वजह से हासिल होने वाले टैक्स अलाउंसेस आर कंसिडरेबल। देखो, एसेट आपने खरीदा, आपको पहले साल कैपिटल अलाउंस टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ, दूसरे साल आपको टैक्स अलाउंस मिला, तीसरे साल आपको टैक्स अलाउंस मिला। अगर बेच दिया तो यहीं पे बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज लग जाएगा, चौथे और 5वें साल का नहीं मिलेगा। अगर चौथा साल नया एसेट शुरू करता है तो नए एसेट के अलाउंसेस फिर सिरे से होंगे, लेकिन अगर चौथा साल यही एसेट करता है तो इसी का अलाउंस हमें मिलेगा। सो टैक्स सेविंग on allowances will also be relevant.
उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट, विल दिस बी टैक्स डिडक्टेबल? मेंटेनेंस कॉस्ट क्या मैं अपने टैक्सेबल प्रॉफिट में से माइनस कर सकता हूं? क्या उससे मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा? क्या उसकी वजह से मुझे टैक्स में रिलीफ मिलेगा? यस। रनिंग कॉस्ट, विल दिस ऑल्सो अट्रैक्ट द टैक्स रिलीफ? ऑफ कोर्स। नहीं, बिल्कुल, लेकिन वो रिलीफ है ना, अलाउंस नहीं मिलेगा लेकिन रिलीफ तो है। जी जी जी, राइट राइट। लेकिन बेयर इन माइंड, सी, पहला साल आपने इसी एसेट को चलाया, दूसरा साल आपने इसी एसेट को चलाया, तीसरा साल आपने इसी एसेट को चलाया, चौथा साल अगर यही एसेट चला तो ज्यादा खर्चा और ज्यादा रिलीफ। लेकिन अगर चौथा साल नए एसेट ने किया तो कम खर्चा कम रिलीफ। इसी की वजह से अफेक्ट हो रहा है ना उसका रिलीफ। अगर मैं सिर्फ खर्चे पे नजर डालूं और उसके वजह से हासिल होने वाले टैक्स रिलीफ को इग्नोर कर दूं, इन केस प्रोडक्शन नहीं होती का मकसद, राइट, क्यों बनाएंगे? एसेट पुराने होने की वजह से, राइट। उस केस में मेरी ये वाली अजम्पशन आप चैलेंज कर रहे हो। इज इट लाइक कि चौथा साल 7000 यूनिट्स पुराना एसेट इस वजह से बना रहा है ना, अगर नया होता तो 10 बनाता। इसका मकसद जो बेनिफिट है वो भी अफेक्ट हो रहा है एसेट की वजह से। लिहाजा व्हेन आई विल बी कंसीडरिंग व्हेन टू रिप्लेस द एसेट, आई मस्ट टेक इनटू अकाउंट द बेनिफिट्स एज वेल। तो आप मेरी इस वाली अजम्पशन को चैलेंज कर रहे हो, और मैंने कहा है कि जब मैं अजम्पशन बोल दूं, जिप योर माउथ, लॉक योर ब्रेन, नो रैशनल डिस्कशन, नो लॉजिकल डिस्कशन। लेकिन मैं इसका जवाब आपको देता हूं थोड़ी देर में। जब मैं एक टेक्निक रिवील करूंगा तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ओके, सो टैक्स लीव्स ऑन मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट। नाउ कंसिडर वन थिंग, अगर मैं ये सोच रहा हूं कि एसेट को हर 3 साल बाद रिप्लेस कर दूं, हर 1 साल, हर 2 साल बाद का ऑप्शन ही नहीं रख रहा, मैं कम से कम भी एसेट को चलाऊंगा तो 3 साल चलाऊंगा। मैं कंसिडर कर रहा हूं कि एसेट को हर 3 साल के बाद रिप्लेस करूं। व्हाट कैश फ्लोज विल आई कीप रेलेवेंट? ईयर 0 में मेरे पैसे जाएंगे, ईयर 1 में मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, ईयर 2 में मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, ईयर 3 में मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, और ईयर 3 में स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। ये कितने साल के कैश फ्लोज हैं? 3 साल के। मैं सिर्फ और सिर्फ खर्चे रख रहा हूं, फायदा सिर्फ अकेला स्क्रैप है। एनपीवी पॉजिटिव आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, नामुमकिन। यस, क्योंकि ईयर 0 में आपने आउटफ्लो रखा, 1 में आउटफ्लो, 2 में आउटफ्लो, 3 में आउटफ्लो माइनस स्क्रैप। तो अकेली स्क्रैप वैल्यू तो इतनी ताकतवर नहीं होगी बेचारी कि सारी मेंटेनेंस कॉस्ट, सारी रनिंग कॉस्ट और सारी परचेज कॉस्ट का रिकवरी मार दे, नहीं कर सकती। यहां पे एनपीवी आएगी तो नेगेटिव, क्योंकि मैं खर्चों की बातें कर रहा हूं। और जब आप खर्चों की बात करेंगे तो आप कम खर्चे पे हाथ रखेंगे। ये नहीं कि ना एनपीवी नेगेटिव है तो मैं कहा भाई मैंने पूछा कब है कि एसेट खरीदूं या नहीं खरीदूं? एसेट तो खरीद लिया मैंने, अब गले तो पड़ गई है, चलाऊं कितना टाइम ये बताओ। तो अगर मैं 3 साल चलाता हूं तो ईयर 0 आउटफ्लो, 1 2 3 आउटफ्लो और इनफ्लो, ये तो नेगेटिव आएगा। मैं कहता हूं ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि हर 4 साल बाद रिप्लेस करूं, तो ईयर 0 का आउटफ्लो, 1 की मेंटेनेंस, 2 की मेंटेनेंस, 3 की मेंटेनेंस, 4 की मेंटेनेंस और स्क्रैप वैल्यू। तो आप बोलेंगे सर ये तो अंधा भी बता सकता है कि 3 साल में बंद कर दो।
ये क्या बात होगी? 4 साल चलाओगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी, स्क्रैप वैल्यू भी कम होगी, और जाहिर सी बात है 3 साल के खर्चे को आप 4 साल से कंपेयर करें, कम ऑन। इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अकड़ बकड़ बम्बे वो करने की जरूरत नहीं, हर कोई बता देगा 3 साल में बंद कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा चलाओगे उतना खर्चा ज्यादा, उतनी स्क्रैप वैल्यू कम, तो 3 साल की कॉस्ट ऑफ कोर्स कम होगी। और मैं कह रहा हूं 5वां साल बड़े साल बोले भी नहीं, 5वें साल में ऑफ कोर्स कॉस्ट और ज्यादा होगी, स्क्रैप वैल्यू और कम होगी, तो 3 साल में ही बेच दे, बस मजीद बात ना करें। लेकिन इज इट लाइक विद लाइक? इज इट फेयर? अगर एक बिजनेस का मैं 3 सालों का प्रॉफिट टोटल करूं, दूसरे बिजनेस का मैं 4 सालों का प्रॉफिट टोटल करूं, और तीसरे बिजनेस का मैं 5 साल का प्रॉफिट टोटल करूं, और कहूं यार ये तीसरा वाला बिजनेस है सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो आप कहेंगे सर वो 3 साल का है, वो 4 साल का है, वो 5 साल का है, तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो कंपेयर करने के लिए क्या करूं आखिर? प्रॉफिट्स की अगर बात करें, मिसाल एक बिजनेस 3 साल में प्रॉफिट, दूसरा बिजनेस 4 साल का प्रॉफिट, तीसरा बिजनेस 5 साल का प्रॉफिट। मिसाल जिस तरह हम कहते हैं एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट और प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने सिर्फ मैथ्स देना है, प्री मेडिकल वाले ने जूलॉजी और बॉटनी देना है, तो बेटा तो उसके तो नंबर ऑफ पेपर्स ही ज्यादा है, उसके तो ऑब्टेनेबल मार्क्स ही ज्यादा हैं। अगर हर पेपर के 100 मार्क्स हैं, उसके प्रैक्टिकल्स भी 3 होंगे, उसका तो अकेला केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा। तो प्री मेडिकल का स्टूडेंट तो मार्क्स ले ही ज्यादा सकता है। ये क्या कंपैरिजन होगी कि प्री इंजीनियरिंग वाले ने कितने मार्क्स ली, प्री मेडिकल वाले ने कितने मार्क्स ली? प्री मेडिकल वाले के पास एज है, वो वैसे ही ज्यादा मार्क्स ले सकता है। तो लिहाजा हम ग्रेडिंग मार्क्स के बेसिस पे नहीं डिसाइड करते, हम परसेंटेज के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। फेयर यही होगा ना? राइट। अगर 3 साल का प्रॉफिट, 4 साल का प्रॉफिट और 5 साल का प्रॉफिट है, तो हम एक कॉमन टेक्निक चलाते हैं, एवरेज। एवरेज 3 साल को डिवाइडेड बाय 3 कर दें, 4 साल के प्रॉफिट को डिवाइड बाय 4 कर दें, 5 साल के प्रॉफिट को डिवाइड बाय 5 कर दें, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा, बात ही खत्म। मिसाल पाकिस्तान में सैलरीज मंथली बेसिस पे बताई जाती हैं और यूके के अंदर सैलरीज पर एनम बताई जाती हैं, तो मैं पर एनम सैलरी को पर मंथ ही तो नहीं कहूंगा यार वहां पे ज्यादा है। लेकिन अगर आप उसको पर मंथ करो या इसको पर ईयर कर दो, बात तो एक करो ना। कंपैरिजन के लिए हम उसको एक लेवल पे लाते हैं। सेम गोज है, अगर आप 3 साल के कैश फ्लोज, 4 साल के कैश फ्लोज और 5 साल के कैश फ्लोज को ऐसे ही आपस में कंपेयर करोगे तो अकल का तकाजा है 3 साल वाला कम से कम आएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें उसको भी क्या करना है, एवरेज करना है। राइट। अब हम देखिए एवरेज कैसे करेंगे। क्योंकि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फॉलोअर्स हैं, क्या ईयर 1 की वैल्यू 1 है? क्या ईयर 2 की वैल्यू भी 1 है? क्या ईयर 3 की वैल्यू भी 1 है? नो। जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं तो 3 सालों के प्रॉफिट को 3 से डिवाइड करते हैं, 1 for 1, 1 for 2, 1 for 3। लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है नहीं भाई नहीं, हर साल की वैल्यू 1 नहीं है। अगर हम 10% के फैक्टर्स रखें तो पहले साल की वैल्यू 0.909 है, दूसरे साल की वैल्यू 0.826 है और तीसरे साल की वैल्यू 0.751 है, डिस्काउंट फैक्टर्स। तो जब आप डिवाइड करें तो 3 से नहीं करिएगा बल्कि इन तीनों को प्लस करो, और जब आप डिस्काउंट फैक्टर्स को प्लस करते हैं इसको क्या बोलते हैं, एन्युटी फैक्टर। खत्म बात। नाउ व्हाट्स गोना हैपन, हम ये कैलकुलेशंस एवरेज एनुअल कॉस्ट पे करेंगे। ठीक है, एवरेज एनुअल कॉस्ट, बेनिफिट तो मैं रखना नहीं हूं ना। एवरेज एनुअल कॉस्ट, उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में नाम दिया जाता है, एवरेज को कहा जाता है इक्विवेलेंट
एनुअल कॉस्ट, इसका नाम हुआ EAC। व्हाट इज EAC? एवरेज एनुअल कॉस्ट। उसके लिए क्या किया जाएगा? हम रखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट कैश फ्लोज। क्या क्या रखेंगे? ईयर 0 में जो आउटफ्लो होगा उसकी वैल्यू तो 1 है। ईयर 1 में जो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट होगी उसको 0 पे लाएंगे। 2 में जो मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट होगी 0 पे लाएंगे। 3 पे जो मेंटेनेंस रनिंग कॉस्ट होगी और स्क्रैप वैल्यू होगी उसको ईयर 0 पे लाएंगे। नो बेनिफिट्स, वहां से स्क्रैप वैल्यू के कोई बेनिफिट नहीं है। ऑब्वियसली नेगेटिव एनपीवी आएगी क्योंकि खर्चों की प्रेजेंट वैल्यू है, तो दैट वुड बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट कैश फ्लोज। लेकिन ये कितने सालों का रिप्लेसमेंट साइकिल है? 3 साल। अभी जो मैंने मिसाल दी, यही कैलकुलेशन में 3 साल के कैश फ्लोज की करूंगा, यही कैलकुलेशन में 4 साल के कैश फ्लोज की करूंगा, यही कैलकुलेशन में 5 साल की कैश फ्लोज की करूंगा। जब 3 साल के आउटफ्लोज की वैल्यू है, 4 साल के आउटफ्लोज की वैल्यू है, 5 साल के आउटफ्लोज की वैल्यू है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनपीवी किसकी आएगी? 5 साल की। उससे कम किसकी आएगी? 4 की। सबसे कम किसकी आएगी? 3 की। लेकिन दिस इज नॉट फेयर। 3 सालों का खर्चा, 4 सालों का खर्चा, 5 सालों का खर्चा देख के बताओ 3 में कम पड़ रहा है। अरे यार शुक्रिया। हम इसको एवरेज करेंगे, लेकिन एवरेज में हम डिवाइडेड बाय n नहीं कर सकते, 3, 4, 5 नहीं कर सकते। हम इसको डिवाइड किससे करेंगे? तो 3 साल के कैश फ्लोज को 3 साल के एनुअल फैक्टर से डिवाइड करेंगे, 4 साल के कैश फ्लोज को 4 साल के एनुअल फैक्टर से डिवाइड करेंगे, एंड डॉट डॉट डॉट। इसकी दूसरी लॉजिक भी समझा देता हूं। जब कोई कैश फ्लो कांस्टेंट होता है एनुअली, अगर कोई कैश फ्लो कांस्टेंट होता है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए हम क्या करते हैं? एनुअल फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हमारा वैसे रियल फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी फैक्टर इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू। अगर एक बिजनेस का 3 सालों का प्रॉफिट 45 लाख है, 3 सालों का कंपाउंडेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 45 लाख है, तो हमने कहा यार एवरेज प्रॉफिट ना 45 लाख डिवाइडेड बाय 3 होगा 15 लाख। ऐसा ही क्या बिजनेस ने पहले साल 15 लाख, दूसरे साल 15 लाख, तीसरे साल 15 लाख कमाया? ऐसा जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि एक बिजनेस ने पहले 10 लाख कमाया हो, फिर 15 लाख कमाया हो, फिर 20 लाख कमाया हो। लेकिन एवरेज कहेगा कि भाई देखो, जब हम एवरेज कर रहे हैं ना, तो फिर तेरी मेरी नहीं करो। एवरेज मतलब सब एक हो जाएंगे। तो पहले के 10, दूसरे के 15, तीसरे के 20 मिला के 45 करके ठक करके 3 किया, बोला भाई सबने 15-15 कमाए। अब अगर पहला साल बोले हाँ हाँ सही है, तीसरा बोले यार क्या कर रहे हो, मैंने तो 20 कमाए थे, हम एक सफ में खड़े हो जाएंगे सब। सेम गोज है। हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट हर साल सेम हो ऐसा जरूर तो क्या होगा ही नहीं। लेकिन जब हम एवरेज कर रहे हैं तो हम लोग चुप करके इस लाइन में खड़े होते जाओ सब एक साथ।
तो हम इस फॉर्मूला को चेंज करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू तो मुझे पता है, सही है, क्योंकि मैंने 10, 15, 20 को प्लस कर दिया। वहां तो हर किसी को एक एक दिया, लेकिन 10 को प्रेजेंट करूं, 15 को प्रेजेंट करूं, 20 को प्रेजेंट करूं। भाई साहब इधर आओ, राइट। दिन के आखिर में आपने क्या कमाया, आपने क्या कमाया, आपने सब मुझे दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। तो मे भी आप कंप्लेन करो सर मैं तो ज्यादा कमा के लाया था। मैं बोला देखो अब भाई है ना सब, कभी आप ज्यादा कमाओगे कभी मैं ज्यादा कमाऊंगा, अब एवरेज हो गया, मैंने तीनों को बराबर शेयर दे दिया। तो पहले मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ गया तमाम कैश फ्लोज को, और बाद में एन्युटी फैक्टर वो जो बेटा वहां पे मल्टीप्लीकेशन में बैठा था, यहां पे लाके मैंने उसको कर दिया डिवाइड। तो क्या आ गया, एवरेज एनुअल कैश फ्लो, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। So what is equivalent annual cost? Nothing else but average. अब मैं आपकी बात पे आता हूं। ये assumption को हम चैलेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली assumption जिसमें हम assume कर रहे थे कि जो एसेट की जानिब से जनरेट किए जाने वाले कैश फ्लोज होंगे वो हर साल सेम होंगे, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे? पहला मुझे यहां पे ये बता दो, मैं क्या करता हूं, कंसिडर कर रहा हूं कि 3 साल में एसेट रिप्लेस करूं, 4 साल में एसेट रिप्लेस करूं या 5 साल में एसेट रिप्लेस करूं। तो मैं 3 साल की कॉस्ट को प्रेजेंट पे लाया, डिवाइडेड बाय 3 साल के एन्युटी फैक्टर से, क्या आ गया, ईएसी ऑफ 3 इयर्स। 4 साल के कैश फ्लोज को प्रेजेंट पे लाया, 4 साल के एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर दिया, ईएसी ऑफ 4 इयर्स। 5 साल के कैश फ्लोज को 5 साल के एन्युटी से डिवाइड किया। मिसाल के तौर पे 3 साल वाली ईएसी 75,000 है, 3 साल वाली ईएसी 75,000 है। 4 साल वाली एन्युटी ईएसी 71,000 है और 5 साल वाली ईएसी 80,000 है। कंक्लूड क्या लिखोगे? 75, 71 एंड 80 क्या लिखोगे? एवरेज हो गया ना, ईएसी है ये। कमेंट करो यस, दैट कंपनी शुड रिप्लेस इट्स एसेट आफ्टर एवरी 4 इयर्स। क्योंकि अगर 3 साल एसेट को चला के बेच रहे हैं तो सालाना खर्चा 75,000 आ रहा है। अगर हम 4 साल एसेट को चला के बेचते हैं तो सालाना खर्चा 71,000 रुपए आ रहा है। अगर हम 5 साल एसेट को चला के बेचते हैं तो सालाना खर्चा 80,000 हो जाता है। तो क्या लिखोगे ईएसी निकालने के बाद? जो भी मिनिमम ईएसी होगी, कॉस्ट है ना, ओके, लेकिन ये ईएसी है। हाँ, अगर कॉस्ट है तो भाई जिस डिसीजन पे मेरा खर्चा मिनिमम होगा, मेरा मशवरा होगा कि एसेट को हर 4-4 साल बाद बेच देंगे। अच्छा, तो ईएसी में डिसीजन रूल क्या होगा? 1 with मिनिमम ईएसी। जबकि इस कैलकुलेशन को हम चेंज कर सकते हैं। इफ यू से कि पहले साल जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे वो ज्यादा होंगे, with the aging of the asset प्रोडक्शन कम होती जाएगी और बेनिफिट्स भी एसेट के कम होते जाएंगे। यानी चौथा साल अगर नया एसेट करेगा तो 10,000 यूनिट से करेगा, लेकिन अगर पुराने एसेट ने किया ना तो 7,500 एसेट्स होंगे, यूनिट्स होंगे। मैंने मिसाल दी कि 30,000 की कैपेसिटी है, लेकिन हर साल उसकी कैपेसिटी से 1,000 यूनिट्स कम होती जाती है। तो 30, 29, 28, 27, अगर चौथा साल पुराने एसेट ने चलाया तो 27,000 यूनिट्स बना के बेच सकते हैं, लेकिन अगर नए ने एंट्री मार दी तो 30 पे।
यानी शुड आई कंसिडर द रेलेवेंट बेनिफिट्स एज वेल? यस। उसके लिए जब मैं एसेट के इनफ्लोज भी रखूंगा ना, तो एनपीवी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। भाई अब सब कुछ तो रख दिया, बाकी रह क्या गया? ऐसे केस में हम सेम यही चीज यूज करेंगे, उसका नाम होगा इक्विवेलेंट, बोलो, एनुअल राइट प्रॉफिट्स बेनिफिट्स। EAC is for cost, EAB is for benefits. This would be same present value of replacement cash flows, but these cash flows will also now include the benefits. ये वाला तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, जबकि ये वाला पॉजिटिव आएगा। अब ये हो सकता है कि जितना ज्यादा चलाएंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। जाहिर सी बात है, यहां 3 साल के कैश फ्लोज हैं, वहां 4 साल के कैश फ्लोज हैं, वहां 5 साल के कैश फ्लोज हैं, राइट? या तो आप ये करते, ये देखते कि अगर चौथा साल पुराना एसेट करता है, 5वां साल पुराना एसेट करता है, तो क्या होगा? दूसरा, चौथा साल भी नया एसेट करेगा, 5वां साल भी नया एसेट करेगा, उसके भी रखो बेनिफिट्स, राइट? हम रख सकते हैं ऐसा, लेकिन इसको सॉल्व करने की मल्टीपल टेक्निक्स हैं। एक कैलकुलेट करने की मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं, हमारे सिलेबस में नहीं है। मिसाल के तौर पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि एसेट को या तो हर 3 साल के बाद बेचा जाए या तो हर 5 साल के बाद बेचा जाए, लेकिन उसमें मैं ये भी कंसिडर कर रहा हूं कि जब 3 साल बाद एसेट खरीदूंगा तो महंगा मिलेगा, 5 साल बाद खरीदूंगा तो और महंगा मिलेगा। इसमें मैं दूसरी अजम्पशन को भी चैलेंज कर रहा हूं। उसके लिए हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो गए? 15। हम एसेट की लाइफ 15 साल अज्यूम करेंगे, लेकिन 2 ऑप्शंस। पहला, 3 साल बाद एसेट चेंज होगा, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल पुराना एसेट, चौथा साल, 5वां साल, 6ठा साल दूसरा एसेट, 7वां साल, 8वां साल, 9वां साल, ऐसा। यानी इस 15 साल के टेन्योर में, होराइजन में, मैं 5 बार एसेट रिप्लेस करूंगा। दूसरा, एसेट को हर 5-5 साल के बाद तब्दील करूंगा। तो पहले 5 साल पुराना एसेट चलाएगा, 6ठे से 10वां साल दूसरा एसेट चलाएगा, 11वें से 15 साल तीसरा एसेट चलाएगा। यानी पहले 15 साल के होराइजन में एसेट 5 बार तब्दील हो रहा है, और दूसरे 15 साल के होराइजन में एसेट, अगर इसी तरीके से 3 और 4 की कंसिडरेशन है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, तो 12 साल का होराइजन बनाया जाएगा। 4 और 5 का रखो तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 साल का होराइजन बनाया जाएगा। लेकिन चौथे साल की शुरुआत में एसेट का फिर आउटफ्लो होगा, क्योंकि नया खरीदा जाएगा। वहां 5वें साल के बाद फिर से एसेट के आउटफ्लो होगा, क्योंकि नया एसेट खरीदा जाएगा। लेकिन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ F9 सिलेबस। ज्यादा लॉजिकल वो है, उसमें हम बेनिफिट्स भी रख दें भले, कॉस्ट भी रख दें भले, और नए एसेट की वैल्यू भी रखते जाओ, स्क्रैप वैल्यू भी रखते जाओ, सारे कैश फ्लोज रख दो। और उसके लिए EAC करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने होराइजन 20 साल का 20 साल से कंपैरिजन कर दिया। जब EAC की बात आती है तो हम 3 साल को 3 साल, 4 को 4, 5 को 5 रखेंगे, फिर बाद में एवरेज कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट कैश फ्लोज, अब के बार ये पॉजिटिव होंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे बाय द एन्युटी फैक्टर। अब के बाद, क्योंकि ये EAB है,
राइट। इसका डिसीजन रूल क्या होगा? ऑलराइट, इन दिस वी कैन सी कि कंपनी है जो मशीन यूज कर रही है, वैसे उसकी जो लाइफ है वो 6 years है, ये तो डिटरमिन्ड है। उसूलन कंपनी 6 साल चलाए और उसके बाद ही बेचे तो ठीक है, लेकिन क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो एजिंग के साथ साथ बढ़ती जाती है और उसकी स्क्रैप वैल्यू कम होती जाती है, लिहाजा कंपनी सोच रही है कि मैं एसेट को 4 साल बाद, 5 साल बाद या फिर 6 साल बाद बेचूं। वी कैन सी कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है और उसकी स्क्रैप वैल्यू चौथे साल में ज़्यादा है, फिर कम है और छठे साल में बिल्कुल ही कम है। सो हमें इसको बताना है कंपनी को कि क्या ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। टैक्स के हवाले से बात कर ली है कि हमें जो अलाउंसेस मिलेंगे वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे मिलेंगे। सो लेट्स से अगर हम पहली कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज 4 year साइकिल। इसके अंदर हम ये अज्यूम करेंगे कि एसेट को हर 4 साल के बाद बेचा जाएगा। कैश फ्लोज क्या क्या आएंगे? मशीन खरीदी कितनी की जाएगी? $2 million। नो, 5 और 6 साल को नो, पता चल जाएगा क्यों। खैर एक्सेल पे आपके लिए आसानी है ना, आप एक ही कैश फ्लो उस पर कॉपी करके पेस्ट कर दे, फिर पेस्ट कर दे, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू चेंज होती जाएगी तो आप एक साथ नहीं कर सकते, मैन्युअली थोड़ा एफर्ट है। 2 मिलियन ये आ गया। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट है, पहले साल में कितनी है? 42,000, 48, 59 एंड 65। इन पे मुझे मिलेगा टैक्स रिलीफ। अगर मैं चाहता तो इनको पोस्ट टैक्स करके भी रख सकता हूं, अगर सेम ईयर अजम्पशन है तो। अगर ये कहता है टैक्सेस पेड 1 year इन एरियर्स, राइट, तो फर्स्ट का दूसरे में चला जाएगा, फिर मैं इसको नेट ऑफ नहीं कर सकता। अगर सेम ईयर अजम्पशन है तो मैं 42 की जगह पे अगर 42,000 का 70% रख देता डायरेक्टली तो भी चलता। खैर कैलकुलेट कर लेते हैं। 42,000 पे 30% कितना बनेगा? 12 पॉइंट, राइट। अगला ठीक है, $19.5। उसके अलावा आपको अलाउंसेस मिलेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन कॉस्ट हैं। यानी 2 मिलियन को अगर हम डिवाइड करते हैं वैसे 6 साल से, हाँ 6 साल में ऑर्डर है, तो इसको एक काम करते हैं, अगर मशीन की कॉस्ट को 21 लाख कर दें इजी करने के लिए, 350 राउंड हो गया ना, $350,000। ध्यान दीजिएगा, पहले साल में 350,000, दूसरे में 350,000, तीसरे में 350,000, चौथे में भी 350,000 मिलेगा। यूं इसके साथ आपका एसेट 14 लाख से डेप्रिशिएट हो जाएगा और उसकी TWDV कितनी रह जाएगी? 21 लाख में से 14 गए, 7 लाख, हाँ 700, 2 साल की डेप्रिसिएशन। अगर 700 की स्क्रैप TWDV रखने वाले एसेट को मैं 3 लाख में बेच देता हूं
तो 4 लाख का लॉस होगा। यानी चौथे साल में मुझे 2 अलाउंसेस मिलेंगे, एक कैपिटल अलाउंस, एक बैलेंसिंग अलाउंस। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करते हैं, मैं आपको इसलिए सिर्फ मेंटली समझा रहा हूं। पहला साल अलाउंस कितना मिलेगा 350, 350 में टैक्स लीव कितना मिलेगा 105। दूसरे साल कितना मिलेगा, तीसरे साल कितना मिलेगा, चौथे साल में भी आपको एक तो 105 ये मिलेगा, और लॉस आपने कितना कैलकुलेट करवाया 7 लाख और 3 लाख, 4 लाख, राइट। 7 लाख की तो TWDV है ना, और 3 लाख में बेचेंगे 4 लाख। एक मैंने आपको लास्ट क्लास में तरकीब समझाई थी कि चौथे साल का कैपिटल अलाउंस क्लेम ना करो, डायरेक्टली बैलेंसिंग अलाउंस मार दो। वैसे आप अभी समझ चुके हो, आपको चौथे साल में कैपिटल अलाउंस कितना मिलने वाला है 3.5 लाख, और बैलेंसिंग अलाउंस कितने मिलने वाला है 4 लाख ना। ये आपको समझ में आ गया कि टोटल मुझे अलाउंस कितना मिलने वाला है 7.5 लाख। थोड़ी देर के इसको हटाओ। पहले साल, दूसरे साल, तीसरा साल 3.5, 3.5, 3.5 ये क्लेम कर लिया, ये हो गया 1050। एक सेकंड, हाँ मैं चौथे साल का नहीं क्लेम कर रहा, मैं 3 साल का क्लेम कर रहा हूं। 1050, 21 लाख में से 1050 माइनस कर दो, TWDV आ गया कितना 1050, उसमें से माइनस कर दो 3 लाख, 7.5 लाख। 7.5 लाख चौथे साल का कैपिटल प्लस बैलेंसिंग अलाउंस है। 7.5 लाख का 30% कितना बनेगा 2। फिर हम रखते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी आ रही है, नहीं वो इसमें अकाउंट फॉर हो गया, हाँ लेकिन उसमें अकाउंट फॉर हो गया। कैसे, आपके अभी 7 लाख रुपए बचते थे टैक्स वालों के पास, उसमें से 3 लाख आपने माइनस कर दिए, बाकी 4 लाख पे आपको रिलीफ मिला ना। या आप एक काम करो, 7 लाख पे वो आपको रिलीफ दे रहे हैं, 3 लाख पे आप उनको टैक्स दे दो, बात एक ही होगी। लेकिन वो अकाउंट फॉर हो चुके हैं। इसमें मैं कोई ऐसा कैश फ्लो नहीं रख रहा जो एसेट से कनेक्टेड हो, मैं वो कैश फ्लोज रख रहा हूं जो रिप्लेसमेंट से कनेक्टेड है, राइट। अच्छा, पहले साल का कितना आ गया 75.6। 63.7। 4.5। अब हम इसको लेके आएंगे प्रेजेंट वैल्यू पे, राइट। डिस्काउंट रेट कितना दिया है 60। ठीक है, दो डेसिमल पे रखें बेशक। ठीक है, 40। ठीक है,
सॉरी, ऊपर नहीं जा सकता। 327, okay. So this is the present value of 4-year cycle. अभी हम इसको टोटल करेंगे बाद में. Let's repeat the same for पहला परचेज कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओके 42, 48, 59, स्क्रैप वैल्यू, अच्छा हाँ सॉरी माई मिस्टेक, इट्स 246, माई मिस्टेक, 246 राइट. एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 85 नाउ क्योंकि ये मैनुअल है तो मुझे हर चीज़ दोबारा रिपीट करनी पड़ रही है. सिंस यू विल बी यूजिंग एक्सेल तो आपको एक सर्टेन लेवल तक आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, फिर जो स्क्रैप वैल्यू और आगे वाला मैटर होगा उसको आप चेंज कर दोगे. $25.5 राइट. फिर हम आते हैं टैक्स अलाउंसेस. पहला साल 350, दूसरा 350, तीसरा 350, चौथा 350, पांचवें का 350 क्लेम करें और 350 के हिसाब से आप बैलेंसिंग अलाउंस ले लें तो भी चलेगा, या फिर लास्ट में सीधा बैलेंसिंग अलाउंस ले लें. जब मैं एसेट को 4 साल डेप्रिशिएट करूंगा 350 ईच ईयर तो ये हो जाएगा 14 लाख रुपए 4 साल में. बाकी एसेट की वैल्यू रह जाएगी 7 लाख ना, 7 लाख. अब मैं 5वें साल का वैसे अलाउंस क्लेम करके फिर भी रिलीफ ले सकता हूं, लेकिन छोड़ दें उसको. 14 लाख और 21 लाख के दरमियान डिफरेंस है 7 लाख का. 7 लाख वाली चीज को अगर मैं 246 में बेच देता हूं 454 राइट, 454 का 30% मार दें पॉइंट. ओके ये समझ में आया? नहीं भी तो अब 105 अलग से लें, सही, और 350 माइनस 246 का जो डिफरेंस होगा उस पे 30% अलग से ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा स्क्रैप वैल्यू हम ऑलरेडी लगा चुके हैं. ये सब सेम ही है, सिर्फ आखिरी साल का आप निकालेंगे. नहीं चेंज हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू हटा के. $322, $179, हाँ सॉरी 59.5.
40.64, 200 point, ठीक है. So this is for 5-year cycle. Now need to repeat the same for 6 years. लिखना चाहो तो लिख लो, मैं ये साइड रिमूव कर दूंगा. The third consideration is after every 6 years. अब स्क्रैप वैल्यू कितनी है? नेक्स्ट परचेज, राइट. ऑपरेटिंग कॉस्ट 42, 48, 59, 65, reliefs 12.6, 14.4, 17.7, 19.5, 25.5, 33. राइट. अब हम दूसरा लेते हैं, टैक्स लीव ऑन अलाउंसेस. अब देखिए सिलसिला क्या होगा. 350, 350, 350, 350, 350, सही है. बाकी हमारे पास रह जाएंगे 350. और अगर 350 वाला एसेट हम आखिरी साल में अगर रिलीफ क्लेम कर लेंगे तो एसेट हो जाएगा 0 और बैलेंसिंग चार्ज मिल जाएगा, सही है. या फिर हम 350 में से माइनस कर दे 125, बाकी 225, राइट. 350 है. 225 का 30%, 67.5, राइट. और मीनवाइल ये साल हो गए 105. स्क्रैप वैल्यू हो चुकी है ऑलरेडी, ऊपर लिख दी, बस और कुछ ज्यादा नहीं. $71.4. हाँ, वो सेम यही चले रहेगी ना. 5 वाला चेंज हो जाएगा उससे. $115. आखिरी साल का डिस्काउंट फैक्टर देखिएगा 621 के बाद क्या आ रहा है. $564. $68.72, $58.98, $47.84, $40.64, $28. Right. Now we need to calculate the NPVs.
ऑफ कोर्स ये तो सेंसिबल होगा कि भाई जो 4 साल का नेगेटिव होगा वो कम होगा, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो नेगेटिव और बढ़ा जा सकता है। हम इसको सिंपली क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एसिड रिप्लेसमेंट साइकिल, ठीक है, EAC। ऑल्दो इस केस में मैंने क्या किया, पॉजिटिव वैल्यूज रख दी हैं टैक्स रिलीफ की वजह से, स्क्रैप वैल्यू की वजह से, तो लेकिन फिर भी 4 साल इज नॉट कंपेरेटिव विद 5 साल और 6 साल। तो EAC हम कैसे निकालेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे 3 EAC। पहला 4 ईयर साइकिल, 4 साल की एनपीवी कितनी आ रही है, इन सबको प्लस करें अगर तो 'सारी मेहनत हमेशा ने की, पीछे से उसने देख के बता दिया। ओके, सो इट इज 0.94 की जगह पे ओके। नाउ दिस इज नेगेटिव ऑफ कोर्स। इसको एवरेज करने के लिए हम करेंगे डिवाइड बाय 4, नो बाय एन्युटी फैक्टर। हाँ, 4 अगर हमने डिवाइड रखा तो हम हर साल को 1 की वैल्यू दे रहे हैं, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं दे सकता। तो हम रखेंगे 4 साल का एन्युटी फैक्टर 3.169, 3.170। इन चारों को प्लस कर दो, 1 को छोड़ के 3.169 होता है या 3.170 होता है। ओके, एनुअल $503, बस। अगर हम एसेट को हर 4 साल के बाद रिप्लेस करते हैं तो कंपनी का अंदाजन हर साल का खर्चा $5,03,934 होगा। अगर हम एसेट को रिप्लेस करते हैं, मशीन को रिप्लेस करते हैं आफ्टर एवरी 5 years, divided by annuity factor of 5 years, this is 3.790. Triple four. अगर सिर्फ इन दो में से भी फैसला होता तो वी वुड हैव सजेस्टेड कि कंपनी को हर 5-5 साल के बाद रिप्लेस करना चाहिए, लेकिन सिंस वी हैव गॉट द थर्ड ऑप्शन एज वेल, कितनी है नेगेटिव, $1790। $4.54। EAC 4,
ऑल्दो तीसरे साल की नेगेटिव 1597 है प्रोक्स, ये 1683 है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा खतरा है, खर्चा है, और ये 17,90,000, ये और ज़्यादा है। अगर हम एवरेज ना करते थे तो कुड हैव पॉसिबली कमेंटेड कि 4-4 साल में रिप्लेस करना ठीक है क्योंकि करीबन 16 लाख का खर्चा है और उसमें खर्चा ज़्यादा है। तो अकल की बात है, जितने ज़्यादा सालों का खर्चा जोड़ोगे उतना ज़्यादा प्लस होगा, जितना एसेट को दूर ले जाओगे उतनी रनिंग कॉस्ट बढ़ेगी, उतनी स्क्रैप वैल्यू कम होगी। तो ये तो अकल की बात है कि खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन ऐसे में दिस इज नॉट लाइक विद लाइक टू कंपेयर। और एवरेज करने में हम 4, 5 और 6 का डिजिट यूज करें, ऐसा हम नहीं कर सकते, बिकॉज हमने सीखा ही नहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कि हर साल को एक की हैसियत दें। इससे हमें पता चलता है कि सबसे कम खर्चा आता है 6-6 साल में। तो अगर वो आपसे कमेंट मांगता है तो आप उसमें लिख देंगे दैट सोनी लिमिटेड should replace asset after every 6 years. Sure. Because we are suggesting this on फाइनेंशियल ग्राउंड्स, राइट। तो वी हैव टू बी रीजनेबल। हम कभी भी एब्सोल्यूट बात नहीं करेंगे अनटिल अनलेस एब्सोल्यूट कमेंट करने जैसी हो, जो कि होती नहीं है कभी भी। मे भी उसके अलावा अगर कोई मसले मसाइल है तो उसको कंपनी देख ले, लेकिन मुझसे जो आपने पूछा है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के पर्सपेक्टिव से पूछा है। तो कंसिडरिंग फाइनेंशियल ग्राउंड्स ओनली सबसे सस्ता ये है, और मेरा मशवरा ये है कि अगर 6-6 साल बाद एसेट को रिप्लेस करेंगे तो कंपनी को फायदा होगा, राइट। ये टॉपिक जरूरी नहीं है कि लॉन्ग CRQs में टेस्ट हो, MCQs में भी या MTQs में भी वो आपको सिनेरियो बना के देगा। सिर्फ आपसे पूछेगा कि 3 साल की रिप्लेसमेंट साइकिल क्या होगी, 2 साल की रिप्लेसमेंट साइकिल क्या होगी। उसमें से डेटा जो देता है ना वो सारा बना के देता है। इतना आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी कुछ भी। प्रेजेंट वैल्यू दे देगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे देगा, आपसे पूछेगा कि EAC कितनी है। तो जिसने EAC का सिर्फ टॉपिक भी पढ़ा होगा ना वो भी एन्युटी फैक्टर मार के डिवाइड मार के बता देगा कि ये है। लेकिन अगर लॉन्ग में आया तो थोड़ी मेहनत करवा सकता है, लेकिन ये जितनी मैंने करवाई है एग्जामिनर इतनी भी नहीं करवाता। कि हमने टैक्स के इम्पैक्ट्स भी लिए हैं, वो अक्सर टैक्स के इम्पैक्ट्स भी इग्नोर करवा देता है। लास्ट कंसर्न, EAC एक अलग टॉपिक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक अलग टॉपिक है। वैसे अगर वो मुझे कहता है कि एसेट रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं EAC भी यूज कर सकता हूं, या फिर एक मैंने आपको टेक्निक बताई, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, जो मैंने 4/5 या 3/5 करके या 3/4 करके एक लाइफ बनाई थी। मैं नाम उसका स्लिप कर गया हूं कहीं और, मैंने क्योंकि पढ़ाई है SCCA में कभी नहीं पढ़ाई है ही नहीं। तो रिप्लेसमेंट करनी है तो टेक्निक्स और भी बहुत, लेकिन हम क्या यूज करते हैं, EAC रिप्लेसमेंट के लिए ही यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी आपको 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देती है कि हम प्रोजेक्ट A, हम मशीन A में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम मशीन B में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये नहीं पूछ रहा कि रिप्लेस कब करूं। अगर मशीन A खरीदता हूं तो जिसकी जिंदगी 5 साल है, मशीन B खरीदता हूं जिसकी लाइफ 3 साल है। आप मुझे बताओ मुझे दोनों में से कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए। और मशीन खरीदना कंपनी के लिए इनएविटेबल है, खरीदनी तो है, उससे कोई बेनिफिट नहीं आते, वो सफाई के काम आती है, लिहाजा कमाते उससे कुछ नहीं है, वो डॉक्यूमेंट श्रेडर है, वो सिर्फ कागजों को श्रेड करने में काम आती है, हमें पैसे कोई नहीं मिलते उसमें से। लेकिन मशीन
या तो स्ट्रेटेजिकली इतनी इंपॉर्टेंट है या कंपनी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि रखनी तो है। तो आप मुझे यह ना बताइएगा कि मुझे मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसे मशवरे आप अपने पास रखें। मुझे सिर्फ यह बताएं कि मशीन 1 और मशीन 2, एक 5 साल लाइफ है, एक 3 साल लाइफ है, मुझे दोनों में से कौन सी खरीदनी चाहिए। बेनिफिट दोनों में से कोई नहीं आ रहा। खर्चे, स्क्रैप वैल्यू, परचेज कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, खर्चे, परचेज कॉस्ट, यही रखा। लेकिन ये 5 साल की, ये 3 साल की है, लाइक विद लाइक नहीं है। हम इसको भी ईएसी करेंगे। अब देखो, यूज ईएसी कर रहे हैं लेकिन जवाब रिप्लेसमेंट साइकिल नहीं है। तो मैं F9 के एग्जामिनर को बोल सकता हूं कि भाई ईएसी क्यों टेस्ट करा है, तुम तो रिप्लेसमेंट पूछो ना। तो ये दोनों टॉपिक्स हमारे सिलेबस का हिस्सा हो गए। अगर वो हमें 2 डिफरेंट मशीन्स देता है और पूछता है कि दोनों में से कौन सी खरीदनी चाहिए, तो हम ईएसी का यूज करके उसको बताएंगे कि मशीन ए खरीदनी चाहिए या बी खरीदनी चाहिए। हालांकि दिस टेक्निक हैज नथिंग टू डू विद रिप्लेसमेंट। और दूसरा, वो हमसे यह पूछ सकता है कि मशीन तो एक ही है, रिप्लेस उसको 3-3, 4-4, 5-5 साल बाद कर सकता हूं, आप बताओ कि कितने साल के बाद करूं। लेकिन फॉर्चुनेटली वो F9 में अगर रिप्लेसमेंट साइकिल देगा तो ईएसी और ईएबी के बाहर नहीं जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो एग्जामिनर को इसी से बड़ी खुशी आ जाती है कि अगर आपको ईएसी में से मिनिमम चूज कर गए और ईएबी में से मैक्सिमम चूज कर गए तो एग्जामिनर कहेगा वाह यार बड़ा पढ़ के आया। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जामिनर इस बात के भी मार्क्स देता है बिकॉज बुक में ये बार बार दोहराया गया है कि ईएसी लोएस्ट और ईएबी हाईएस्ट। क्या बात करे हो, अकल है, सीधी बात है। खर्चा कम होगा तो हां बोलूंगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हां बोलूंगा, बार बार क्यों बता रहे हो। लेकिन ये कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, एवरेज है। क्लियर? सी यू नेक्स्ट क्लास।